Assalamu alaikum to all of you. Today I am going to start the first topic of the subject economics, that is the inflation. लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टेड और कंसेप्चुअल इसमें मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और जिसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो इसमें हर एक क्वेश्चन जो है, अगर 10 क्वेश्चन हैं, 14 हैं, 15 हैं, 20 हैं, अगर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में या इन अदर एग्जाम्स में भी, तो वो बच्चा डेफिनेटली कर जाएगा। ठीक है, तो मैं ये आज इन्फ्लेशन एक रैंडम टॉपिक उठाया है, आप इसको देखिए, आप इसको पढ़िए, तो उसके बाद आप मुझे बताइए कि आपको क्या इकोनॉमिक्स समझ, इसमें ये इन्फ्लेशन वाला टॉपिक समझ आया या नहीं आया। अगर तो ये आपको अच्छे से समझ आएगा तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, आप मुझे बताएंगे। और एक चीज़ मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि मतलब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन से लेके ना, मतलब फ्रॉम जीरो लेवल से लेके हायर लेवल, टॉपर लेवल की स्टडी तक मैं आपको इकोनॉमिक्स ऐसे करवा दूंगा कि थ्रू आउट लाइफ इकोनॉमिक्स आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ज़्यादा टाइम में आपका ना लेते हुए मैं सबसे पहले आता हूँ इन्फ्लेशन पे। तो इन्फ्लेशन देखिए एक मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है। क्या है ये? एक मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है। आई होप आप मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में तो जानते होंगे। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक होता है मैक्रो। जहां पे भी आपको माइक्रो दिखेगा, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, क्या होता है स्मॉल, और जहां पे भी आपको मैक्रो दिखेगा, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब हम इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज की स्टडी करें एट द लार्जर लेवल या एज अ होल। ठीक है, मतलब पूरे इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो उन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी की फिर हम स्टडी को कहेंगे क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो मीन्स लार्जर लेवल पे। फॉर एग्जांपल अगर आप इन्फ्लेशन को देखते हैं तो इन्फ्लेशन पूरी कंट्री में देखेंगे तो ये हो गया मैक्रो इकोनॉमिक। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हैं तो वो हो गया आपका क्या? इसमें आ जाएगा आपका मैक्रो इकोनॉमिक का कंसेप्ट। उसके बाद अगर आप देखते हैं नेशनल इनकम, मैक्रो इकोनॉमिक का कंसेप्ट। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में पता है क्या होगा? अगर एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड की हम उसकी इनकम को देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट। लेकिन मैं यहाँ पे अब इन चीज़ों को और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे मेरा टॉपिक है इन्फ्लेशन। मैं जब इकोनॉमिक्स स्टार्ट करूँगा तो फर्स्ट मेरा जो लेक्चर होगा वो इसी के ऊपर बेस होगा, इकोनॉमिक्स और कुछ उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल ये आपका माइक्रो हो गया, मैक्रो हो गया और मीजो इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, लेकिन अब मैं इन्फ्लेशन की बात करता हूं। एक तो ये मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है, दूसरा इसमें क्या होता है कि राइज ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर एग्जांपल आपका फूड हो गया, सीरियल्स हो गया, अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गया, सर्विसेज हो गई, तो उनके राइज ऑफ प्राइस को हम क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन बोलेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा स्पेसिफिकली और टेक्निकली अगर हम चलेंगे तो हम ये बोलेंगे कि राइज ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम। सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है कि ग्रेजुअली अगर प्राइस राइज होंगे, ठीक है, कुछ वक्फे के बाद, उसे हम क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपकी बात करता हूं आज, तो आई होप अगर आप ये वीडियोस लेक्चर मतलब देख रहे होंगे तो आई होप कि आप 20 से अबव एज ही होगी आपकी। जब आप 10 साल के थे या 12 साल के थे तो तब आपने देखा होगा कि मिल्क का प्राइस कितना होता था? 10, 20, अराउंड 15 इतना होता था। लेकिन आज 10 या 12 साल के बाद आप देखिए आज मिल्क का प्राइस जो है वो है कितना? 70। तो ये जो ओवर अ सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ ग्रेजुअल पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उस 2012 से या आप 2010 से लेके आज 2023 तक जो प्राइस राइज हुआ है ना, ओवर अ सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम बोलेंगे इन्फ्लेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जब भी मैं ऐसे टर्म्स या ऐसे कोई कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूं तो मेरा एक रहता है, एक ऑब्जेक्टिव, एक प्राइम टारगेट रहता है कि मैं उसके साथ जो भी रिलेटेड टर्म्स हैं वो भी एक्सप्लेन कर दूं। क्योंकि अदर बुक्स में आपको फ्रेगमेंटेड वे में वो दिखेंगी, तो यहां पे मैं वो सारी चीजें एक्सप्लेन करना चाहूंगा, लेकिन एक ग्राफ के थ्रू। ऐसे मतलब किसी बुक पे कोई ये ग्राफ जो है वो स्पेसिफिकली दिया हुआ नहीं है, तो ये मेरी एक खुद की इनोवेशन है, मैं आपको बताना चाहूँगा। सपोज ये मेरे पास एक, इसको मैं बेस रेफरेंस रेट मान लेता हूँ। आप 100 मान लीजिए, आप 10 मान लीजिए, या मैं इसको चलो 100 ही मान लेता हूँ। ठीक है, 100 मान लेता हूँ किसी भी कमोडिटी का। आप फूड ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले लीजिए, या जो भी आपको आपकी फेवरेट है उसको आप कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए अगर प्राइस यहां से प्राइस जो है वो राइज होने लग गया। सपोज अगर मैं मिल्क की ही बात कर रहा था, यहां पे 2012 है या 15 की बात करता हूं, 2015 से अब यहां से आहिस्ता आहिस्ता 2015 सपोज हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 20 हो गया, तो प्राइस राइज होते 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 यहां पे सपोज पहुंच गया। ठीक है ना, तो ये जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली प्राइस राइज हो रहा है ना, इसको हम बोलेंगे इन्फ्लेशन। क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन। लेकिन आफ्टर कुछ टाइम के बाद अगर प्राइस वही जो है वो दोबारा से डिक्रीज होने लग गया, क्या होने लग गया? डिक्रीज होने लग गया। मतलब वो जो प्राइस
प्राइस जो था वो रिड्यूस होने लग गया, ठीक है ना, उसी तरीके से ग्रेजुअली, उसको हम बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? डिसइन्फ्लेशन। आई होप अब तो इसमें कोई आपको डोट जो होगा वो नहीं रहा होगा। ये है आपका इन्फ्लेशन, ये क्या है आपका इन्फ्लेशन, और ये क्या हो गया आपका डिफ्लेशन। अब एक चीज इसके साथ आप और याद रखिए, इस बेसिक पॉइंट के रेफरेंस की बात कर रहा हूं। यहां से जब प्राइस ऊपर गया, जब प्राइस राइज हुआ, इसको मैंने बोला इन्फ्लेशन। लेकिन अगर इस रेफरेंस लाइन के नीचे आ जाएगा, मतलब बिल्कुल इन्फ्लेशन के अपोजिट, बिल्कुल इन्फ्लेशन के नेगेटिव में, मतलब यहां से नीचे अगर प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। क्या बोलेंगे? डिफ्लेशन। क्या बोलेंगे? डिफ्लेशन। रिपीट करो मेरे साथ, मैं इसलिए इतने मल्टीपल टाइम इसको रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको ये चीजें याद हो जाएं। तो ठीक है, ये अब क्या हो गया? डिफ्लेशन मतलब एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द इन्फ्लेशन, बिल्कुल उसका नेगेटिव, ठीक है ना, नेगेटिव ऑफ द इन्फ्लेशन, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्लेशन। अब देखिए आफ्टर डिफ्लेशन कुछ टाइम के बाद, जैसे अब कोविड-19 की बात करेंगे, तो तब अगर डिफ्लेशन सपोज हो गया, कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि डिफ्लेशन के बाद या रिसेशन के बाद दोबारा से इकोनॉमिक्स एक्टिविटी जो है वो रीग्रोथ करने लगती हैं, रिवाइवल होने लगता है, ठीक है। क्या होने लगता है? रिवाइव होने लगता है, दोबारा से प्राइसेस फिर से इंक्रीज होने लगते हैं। इसको बोलते हैं रिफ्लेशन। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेशन। आई होप यहां तक तो आपको क्लियर हो जाएगा। छोटे छोटे वन वर्ड में लिखूंगा। डिफ्लेशन हो गया नेगेटिव ऑफ इन्फ्लेशन। ये क्या हो गया? रिवाइवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या? रिवाइवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, या आप ये भी बोल सकते हैं रीग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी आफ्टर आपका क्या था? डिफ्लेशन, आफ्टर डिफ्लेशन, या आप ऐसा बोल सकते हैं रिसेशन। विल डिस्कस दैट, दिस टर्म इंपॉर्टेंट है ये आल्सो, रिसेशन में आगे लेक्चर में। उसके बाद देखिए डिसइन्फ्लेशन, मैंने क्या बोला था कि जो रिडक्शन हो प्राइस में, क्या? रिडक्शन, REDUCTION, रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये G&S आपका गुड्स एंड सर्विसेज होगा। अब मुझे पता है कि आपको गुड्स का पता होगा। गुड्स मतलब जो भी चीजें हम आज अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, फूड, सीरियल, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड सर्विसेज होगी, फॉर एग्जांपल टीचिंग सर्विसेज हो गई, अदर जो आप होटल में जाती हैं तो वेटर सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, वो हो गई, सारी आ जाएंगी, किसका पार्ट है? सर्विसेज का पार्ट है। आई होप यहां तक तो आप इन्फ्लेशन में कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है ना। इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड द रिफ्लेशन। अब उसके बाद सेकंड जो चीज आ रही है मेरे पास, मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टेड ये टॉपिक है आपका, और आई होप मतलब थ्रू आउट लाइफ आप मुझे याद करेंगे। देखिए कॉज ऑफ इन्फ्लेशन में एक आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज XYZ पर्सन की बात करिए, नहीं मैं XYZ की भी नहीं बात करूंगा, आपकी ही बात करूंगा। आप किसी XYZ फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वहां पे आपकी सैलरी है पर मंथ 40,000। कितनी है? 40,000। लेकिन अब कुछ टाइम के बाद सपोज आपकी सैलरी, आपकी उस जो ऑनर है फैक्ट्री का, उसने बढ़ा के तो 80,000 कर दी, ठीक है। अब जितने भी इंप्लॉयर्स वहां पे हैं उन सब की जो सैलरी है वो 80,000 हो गई। देखिए पहले उस 40,000 में आप क्या कर रहे थे कि आप हार्डली अपने घर का एक्सपेंडिचर ही मतलब कर पा रहे थे, आप कोई एक्स्ट्रा चीजें इतनी वो परचेज नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सभी वर्कर्स की सैलरी सपोज बढ़ जाती है, 40 से 80 हो जाती है, 70 हो जाती है, 90 हो जाती है, तो आप सारे के सारे क्या करेंगे? मार्केट में जाएंगे। तो मार्केट में जाके मोबाइल खरीदेंगे, लैपटॉप खरीदेंगे, कोई क्रिकेट किट खरीदेंगे, या मतलब कोई भी चीज आप डेफिनेटली जाकर खरीदेंगे जो पहले आप नहीं खरीदते थे। उससे क्या होगा कि देखिए जब आपकी सैलरी बढ़ गई, आपने मार्केट में जाके तो मतलब जो गुड्स या गुड्स परचेज करने लगे, तो उन गुड्स की डिमांड मार्केट में बढ़ गई। तो जब उनकी डिमांड बढ़ गई तो अल्टीमेटली वो जो सेलर होगा वो उनके प्राइसेस को राइज कर देगा। तो ये जो डिमांड के बढ़ने से जो प्राइसेस राइज हुए ना, उसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। आई होप यहां तक ये तो चीजें क्लियर हो गई। नहीं समझ आया आप वीडियो को एक बार दोबारा से बैक करके देखिए, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए कि आपकी सीरियल्स हैं, आपकी फूड है, या एटसेट्रा कोई भी अदर सब्सटेंस है, देखिए अगर उसकी सप्लाई शॉर्ट हो जाती है, अगर सप्लाई कंस्ट्रेंट हो जाता है, समहाउ लाइक नेचुरल कैलामिटीज की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, फ्लड की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से, सुनामी की वजह से, कोई भी डिजास्टर आ जाता है, उसकी वजह से सप्लाई शॉर्ट हो जाती है। तो सप्लाई शॉर्ट अगर मार्केट में हो जाती है, मतलब आपका देखिए ऑनियन की शॉर्टेज हो जाती है मार्केट में, या आपकी राइस की शॉर्टेज हो जाती है मार्केट में, तो अब क्या होगा कि डिमांड स्टिल उतनी है, पॉपुलेशन
इन्फ्लेशन तो अभी भी उतनी है, लोगों की डिमांड भी उतनी है। तो देखिए जब लोगों की डिमांड अब भी उतनी है तो वो सेलर क्या करेगा, उसके पास जब सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी तो वो क्या करेगा, प्राइसेस को हाई करके वही प्रोडक्ट जो होगा वो बेचेगा। अब देखिए प्राइसेस राइज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सप्लाई शॉर्ट हो गई। तो सप्लाई जब शॉर्ट हो जाए तो प्राइस शूट करेगा जब, तो उसको बोलेंगे कास्ट पुश इन्फ्लेशन। क्या बोलेंगे इसको, कास्ट पुश इन्फ्लेशन। आई होप यहां तक ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना। अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आई हैं, थोड़ा सा वीडियो को दोबारा से बैक करना है, दोबारा से इन चीजों को देखना, डिमांड पुल भी और कास्ट पुश भी। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपको कहा था ना कि मैं एक इंटीग्रेटेड मैनर में, मतलब हमेशा मेरी अप्रोच रहती है, मैं कभी भी आपको ऐसे फ्रेगमेंटेड चीज, ये वाली चीज यहाँ पे और इसका जो सेकंड पार्ट सपोज इसके साथ एसोसिएटेड जो लिंक्ड पार्ट होगा वो किसी दूसरे लेक्चर में नहीं बताऊंगा। तो देखिए जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन मैंने आपको बता दी, तो अब देखिए मैं आपको रीजंस बताता हूं कि डिमांड, ऐसे कौन कौन से रीजंस है जिनकी वजह से डिमांड मार्केट में बढ़ेगी। तो डिमांड के बढ़ने से जो है वो इन्फ्लेशन आपकी होगी। तो फर्स्ट मैं आपका यही देखता हूं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करता हूं, ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब देखिए मैं जस्ट आपको कुछ रीजंस बता रहा हूं। सबसे पहले देखिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, क्या, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर मैं आपके एक्सपेंडिचर की बात करूंगा तो आप बोलेंगे कि मतलब सर जो मैंने मंथली एक्सपेंडिचर किया, सपोज मैंने कोई शॉपिंग की, कोई चीज खरीदी, कहीं गया, ये सारा आपका एक्सपेंडिचर होगा। सिमिलरली इन द सेम मैनर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, सपोज गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, ठीक है, आपको एलपीजी पे मिलती है, आपको सपोज किसी और अदर फूड आइटम्स पे मिलती होगी, तो यूरिया पे मिलती है, फर्टिलाइजर्स पे, तो सब्सिडी की बात कर रहा हूं, सब्सिडीज लिखता हूं मैं, ठीक है, सब्सिडीज की बात करता हूं। उसके बाद अगर मैं देखिए पेंशंस की बात करता हूं, उसके बाद गवर्नमेंट ना कुछ सॉरी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी स्कीम्स लॉन्च करती है जिसके थ्रू वो मतलब जो अपने सिटीजन्स को या पीपल्स को जो है वो पैसा देती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो पीएम किसान हो गया, फॉर एग्जांपल जनानी सुरक्षा योजना हो गया, जिसमें एक लैक्टेटिंग मदर्स को अराउंड 6000 पर मंथ मिलते हैं, या जब वो मतलब न्यूली बर्थ प्रोड्यूस करती है उसको मिलते हैं। तो देखिए कि इस ये जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का हो रहा है ना यहाँ पे, चाहे वो सब्सिडी दे रही है, चाहे वो पेंशन में मतलब लोगों को पैसा दे रही है, या फिर स्कीम वेरियस लॉन्च कर रही है। सपोज आज को मैं ऐसा मतलब बता रहा हूँ, इलेक्शन का टाइम है, गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की कि मतलब बीजेपी गवर्नमेंट ने, कि जो मतलब हमें वोट देगा या जितने भी ग्रेजुएट हैं, सपोज आप सारे ग्रेजुएट होंगे, सपोज जितने भी ग्रेजुएट हैं उनके लिए हम पर मंथ उनको 3000, 4000 या 5000 का अनाउंस कर देते हैं। तो सपोज ये एक उनका एक इलेक्शन को मतलब जीतने के लिए एक सपोज उन्होंने एक ऐसी स्कीम लॉन्च कर दी। तो देखिए जितने भी ग्रेजुएट होंगे सबके पास 5-5 हज़ार रुपया हर मंथ में आने लग जाएगा। तो वो सारे के सारे कहीं ना कहीं मार्केट में जाके तो कोई ना कोई गुड्स तो परचेज करेंगे ही ना। तो जब गुड्स को परचेज करेंगे तो मतलब आप ये देखिए कि इन चीजों की वजह से somehow the money gets increases in the hand of the people, मनी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी लोगों के हाथों में। तो जब लोगों के पास पैसा आएगा तो वो डेफिनेटली कहां पे जाएंगे, मार्केट में जाएंगे। मार्केट में जाएंगे तो डिमांड इंक्रीज होगी। क्या होगी, डिमांड इंक्रीज होगी। डिमांड इंक्रीज होगी तो इन्फ्लेशन होगी, इन्फ्लेशन होगी। एक बात क्लियर हो गई। दूसरा मैं आपको बताता हूं, दूसरा बिल्कुल सिंपल सारा। देखिए पॉपुलेशन का इंक्रीज हो जाना, क्या हो जाना, पॉपुलेशन, POPN में लिख रहा हूं शॉर्ट में, पॉपुलेशन का इंक्रीज हो जाना। देखिए रिसोर्सेज आर वेरी स्कार्स, रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड। सपोज जैसे एयर, लैंड, वाटर हो गया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, अगर रिसोर्सेज तो आज भी उतने ही हैं लेकिन पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है, तो अगर पॉपुलेशन जो होगा वो बढ़ती जाएगी तो रिसोर्सेज स्टिल रिमेन सेम, तो ऑब्वियसली डिमांड जो होगी वो बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन आपका होगा। इन्फ्लेशन क्या होगा, आपकी इन्फ्लेशन होगी। एक दूसरी बात, थर्ड चीज देखिए कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करता हूं। किसकी मैं बात करता हूं, या मैं ऐसा बोलता हूं कि इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब देखिए अगर कोई बाहर की कंपनी यहां पे इंडिया में सपोज पैसा इन्वेस्ट करती है, लाइक एप्पल की बात कर देता हूं मैं, लाइक सैमसंग की बात कर देता हूं, अगर वो यहां पे इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ऐसा नहीं जस्ट अज्यूम कीजिए कि मोर नंबर ऑफ जॉब्स गेट्स क्रिएटेड, ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट होंगी। तो ज्यादा से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे तो इट मींस लोगों को ज्यादा सैलरी, मतलब लोगों के पास पैसा आएगा। तो ऑब्वियसली जब लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग कहां पे जाएंगे, वही आपकी फेवरेट मार्केट में ही जाएंगे। मार्केट में जाएंगे तो डिमांड को जनरेट करेंगे, मतलब डिमांड जो होगी वो गुड्स एंड सर्विसेज की इंक्रीज होगी। डिमांड होगी तो आपका इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगी। फोर्थ देखिए आप, ब्लैक मनी। क्या हो गया, ब्लैक मनी। आई होप आपको ये सारा पता होगा, ठीक है ना, जो टेबल के नीचे से ली जाती है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। चलो वैसे मैं आपको
वैसे जस्ट बोल रहा था। तो ब्लैक मनी हो गया। देखिए अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास या अदर लोगों के पास अगर ब्लैक मनी समहाउ आ जाती है तो वो लोग भी क्या करेंगे, सपोज अगर किसी कमोडिटी का, किसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस अगर 100 रुपीज है तो उनके पास तो ब्लैक मनी है, वो इवन ज्यादा भी सम टाइम दे देते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से भी डिमांड जनरेट होगी, ब्लैक मनी की वजह से भी मार्केट में डिमांड जनरेट होगी, तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन होगा। तो उसको भी हम बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्या बोलेंगे? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है आपका डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग, FINANCING। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है कि सपोज गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, सपोज गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, पेंशन देती है, स्कीम देती है, तो गवर्नमेंट का अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम कम है, उसको बोलते हैं हम डेफिसिट। क्या बोलते हैं? डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। क्या बोलेंगे? फिस्कल डेफिसिट। अगर उसका एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम जो है उसकी कम है, उसको हम बोलेंगे डेफिसिट। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब अगर गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा ज्यादा है, ठीक है ना, डेप्ट ज्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अलग अलग सोर्सेज से पैसा बारो करेगी। तो वो इंटरनली भी कर सकती है और एक्सटर्नली भी कर सकती है। इंटरनली सपोज RBI से करेगी, एक्सटर्नली सपोज वर्ल्ड बैंक से करेगी या IMF से करेगी। किससे करेगी? IMF से करेगी। तो इनसे बारो करके तो वो लोगों को सब्सिडी वाला देगी, लोगों को पेंशन देगी, लोगों को जो स्कीम्स लॉन्च की थी उसके लिए वो पैसा देगी। तो उससे क्या होगा? अल्टीमेटली लोगों के पास पैसा आएगा, लोग कहां जाएंगे? मार्केट में जाएंगे। मार्केट में जाएंगे तो क्या होगा? डिमांड इंक्रीज होगी कमोडिटीज की, तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन ही राइज होनी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इतने सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिमांड मार्केट में जनरेट होती है और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो जाती है फिर मार्केट में। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज एक बार इसको दोबारा से वॉच कर लीजिएगा। देखिए ऑलरेडी हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, अभी जो मैंने जितने भी फैक्टर्स आपके साथ यहां पे डिस्कस किए थे वो थे डिमांड पुल इन्फ्लेशन के, मतलब हाउ द डिमांड्स गेट इंक्रीज इन द मार्केट और ड्यू टू विच इन्फ्लेशन होगी, उन्हें हम बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब सेकंड था आपके पास कास्ट पुश इन्फ्लेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सप्लाई शॉक हो जाए, ठीक है ना, सप्लाई शॉर्ट हो जाए या फिर मतलब जो सप्लाई कंस्ट्रेंट हो जाए गुड्स की या सर्विसेज की, और उसकी वजह से जो कास्ट पुश इन्फ्लेशन होती है। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कास्ट पुश इन्फ्लेशन, फॉर द कास्ट पुश इन्फ्लेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपका मूनसून। क्या? MONSOON, मूनसून। मैं कभी कभार इसलिए बोलता हूं क्योंकि थोड़ा मैं इकट्ठा शायद मुझे लिखता हूं तो मुझे लगता है शायद आपको कहीं स्पेलिंग में वो प्रॉब्लम ना आ जाए। तो मूनसून की बात करिए, देखिए इंडियन मूनसून ऑलवेज मतलब यू कैन से दैट एक इरेटिक इन नेचर है। इरेटिक इन नेचर मींस के मतलब वेरिएबिलिटी होती है इसमें, ठीक है ना, वेरिएशन रहती है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, ये आपने देखा ही होगा। तो कभी बहुत ज्यादा फ्लड भी आ जाते हैं, कभी ड्राफ्ट्स लाइक सिचुएशन आल्सो अकर। तो अगर फ्लड आएगा तो पूरा हमारा मतलब वो जो क्रॉप्स होंगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। अगर ड्राउट लाइट कंडीशंस अगर, तब भी जो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर होगा वो बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये जो इरेटिक नेचर ऑफ मूनसून है, क्या? इरेटिक, ERRATIC, ठीक है ना, इरेटिक नेचर ऑफ मूनसून जो है, इसकी वजह से क्या होगा? मूनसून जो है वो इरेटिक नेचर है। इरेटिक नेचर की वजह से क्या होगा? या तो देखिए ड्रॉट्स लाइक सिचुएशन अकर हो जाएगी या फिर आपका क्या आ जाएगा? फ्लड लाइक सिचुएशन अकर होगी। तो देखिए इन दोनों केसेस में आपकी क्रॉप्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो जब क्रॉप जो होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो अल्टीमेटली सप्लाई कंस्ट्रेंट तो होना ही है ना मार्केट में। जब आपके पास उतनी प्रोडक्शन ही नहीं है, प्रोडक्शन कंप्लीटली डिसरप्ट हो गई है, किसकी वजह से? ड्रॉट की वजह से। किसकी वजह से? आपके फ्लड की वजह से प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? प्रोडक्शन डिसरप्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? DISRUPT, डिसरप्ट हो जाएगी। जब प्रोडक्शन डिसरप्ट हो जाएगी तो मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगी ना, तो सप्लाई कम हो जाएगी तो कौन सी इन्फ्लेशन होती है? कास्ट पुश इन्फ्लेशन। सेकंड रीजन देखिए, बड़ा इंटरेस्टेड है, HOARDING। कभी आप लोग वेयर हाउसेज में गए? वेयर हाउसेज में जहां पे मतलब चीजों को बल्क में बेचा जाता है, ठीक है ना, वहां पे बहुत सारे इंटरमीडिएरीज होते हैं, वहां पे बहुत सारे मिडिल मैन होते हैं, वहां पे बहुत सारे वेजर्स या यू कैन से दैट वर्कर्स होते हैं। तो अगर वो वर्कर्स क्या करें कि जो भी कमोडिटीज हैं जब वो सप्लाई कर रहे होते हैं, सपोज, ठीक है ना, तो सप्लाई कर रहे होते हैं तो उस टाइम अगर वो उनको हाइड कर दें, ठीक है ना, बीच में से, जैसे अगर सपोज मुझे यहाँ से सपोज अगर जम्मू से दिल्ली अगर किसी चीज़ को सप्लाई करना है तो रास्ते में सपोज कोई बंदा ऐसा क्या करे कि उस व्हीकल से कुछ चीज़ों को निकाल के तो ऐसे ही मतलब बेच दे लोगों को, ठीक है ना, तो जिसको हम करप्शन भी बोलेंगे सपोज अगर वो कर रहा है, तो अगर वो चीज़ों को इस तरीके से बेच देगा तो देखो जब दिल्ली में चीज़ें पहुँचेंगी तो वहाँ पे वो उनकी वो मतलब कम तादाद में, कम क्वांटिटी में पहुँचेंगी,
ठीक है ना। तो कम क्वांटिटी में पहुंचेंगी तो अल्टीमेटली सप्लाई जो होगी वो शार्ट हो ही जाएगी। तो सप्लाई शार्ट हो जाएगी तो उसकी वजह से फिर वो जो सेलर होगा वो प्राइसेस को राइज करके तो बेचेगा, प्राइसेस को बढ़ा चढ़ा के बेचेगा, उसको हम बोलेंगे कास्ट पुश इन्फ्लेशन। तो होर्डिंग का मतलब क्या हो गया कि इंटरमीडिएरीज जो होंगे, INTERMEDI, इंटरमीडिएरीज क्या करेंगे कि हाइड करेंगे, क्या करेंगे, हाइड करेंगे, या होर्डिंग उसी को बोलते हैं, हाइड करेंगे कमोडिटीज को, ठीक है ना, कमोडिटीज को। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि सप्लाई शार्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सप्लाई शार्ट हो जाएगी, सप्लाई शार्ट हो जाएगी। तो सेलर जो होगा अब उसी शार्ट वाली जो शार्ट हो गई, कम चीज़ें बच गई, उन्हीं के प्राइसेस को मतलब बढ़ा चढ़ा के बेचेगा, क्योंकि डिमांड तो उसके पास बहुत ज़्यादा, उसको पता है कि अगर मैं प्राइसेस 10 के बजाय 15 का भी बेचूंगा तब भी बिक जाना है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से कौन सी हो गई, कास्ट पुश इन्फ्लेशन, कास्ट पुश इन्फ्लेशन। थर्ड देखिए कार्टिलाइजेशन, CARTELIZATION, कार्टिलाइजेशन। मैं इसको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। देखिए कार्टिलाइजेशन में क्या होता है कि पहले पहले मतलब 10 साल पहले, 15 साल पहले की आप बात कर लीजिए, जब भी आप मार्केट में जाते थे ना तो कोई शू सेलर था या कोई मोबाइल बेचने वाला था या कोई मतलब क्रिकेट बैट बेचने वाला था, तो जब आप उसके पास एक मतलब शॉपकीपर के पास जाते थे तो वो अगर आपको 500 का दे रहा था तो दूसरे के पास जाओगे तो वो 490 का भी दे देता था कि ठीक है आप 10 रुपीज मुझे कम दे दो लेकिन आप मेरे से बैट लेके जाओ, ठीक है ना। मतलब यू कैन से दैट कि एक कंपटीशन उनके बीच में होता था कि नहीं भाई तू मेरे से लेके जा, तू मुझे 10-15 रुपीज कम भी दे दे, ठीक। लेकिन अब क्या है, आज के इस मॉडर्न टाइम पे क्या है कि आप चाहे एक्स के पास जाओ, चाहे वाई के पास जाओ, चाहे जेड के पास जाओ, किसी भी शॉप सेलर के पास चले जाओ, इनके बीच में ना एक एग्रीमेंट है कि हम जो क्रिकेट बैट है या जो मोबाइल है वो 1000 का या 500 का ही बेचेंगे, उससे कम किसी को भी नहीं बेचेंगे। तो आप एक्स के पास जाओगे वो भी आपको 1000 प्राइस बताएगा, वाई के पास जाओगे वो भी 1000 बताएगा, जेड के पास जाओगे वो भी 1000 रुपीज बताएगा। तो अल्टीमेटली आपको इसी थाउजेंड्स पे ही परचेज करना पड़ेगा। तो ये जो एग्रीमेंट है इन दीज डेज बिटवीन द शू सेलर, बिटवीन द क्रिकेट बैट जो सेल कर रहे हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सेल कर रहे हैं, उनके बीच में जो एग्रीमेंट है इसको बोलते हैं कार्टेलाइजेशन। तो आपको नहीं लग रहा कि इस कार्टेलाइजेशन की वजह से एक आर्टिफिशियली प्राइस राइज हो रहा है? पहले कंपटीशन की वजह से हमें कम पैसों में वो मिल रहा था, लेकिन अब कंपटीशन जो है वो उनके बीच में है ही नहीं है, उन्होंने एक एग्रीमेंट ही आपस में कर लिया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कार्टेलाइजेशन। क्या बोलेंगे, कार्टेलाइजेशन मींस यू कैन से दैट कि एग्रीमेंट बिटवीन द शॉपकीपर्स, ठीक है ना, शॉपकीपर्स, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कोई शू सैलरी में लिख देता हूं, शू SELLER, अगर कोई शूज बेचने वाला है तो अब वो फिक्स्ड प्राइस पे बेचेंगे। क्या करेंगे, सेल प्रोडक्ट, क्या करेंगे, सेल करेंगे प्रोडक्ट को, सेल एट फिक्स्ड प्राइस, ठीक है ना। अब वो क्या करेंगे, कोई प्राइसेस को कम नहीं करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज कार्टेलाइजेशन। आई होप यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। नहीं ना आया दोबारा से बैक करो, बैक जाओ, दोबारा से वीडियोस को देखो। आई होप 101% आपको क्लैरिटी आ जाएगी। उसके बाद देखिए फोर्थ में आपको बताता हूं इंक्रीज, ये इंक्रीज है, ठीक है ना, और इसके साथ ऐसा मैं लिखता हूं डिक्रीज, कहीं में मैंने आपको बताया नहीं तो कंफ्यूज नहीं होना। इंक्रीज इन डीजल प्राइसेस, DIESEL, डीजल प्राइसेस या पेट्रोल, क्रूड ऑयल। तो देखिए जब इनके डीजल्स के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, आपको कोई चीज जम्मू से दिल्ली लेके जानी है, दिल्ली से किसी और स्टेट में लेके जानी है, तो देखिए जब डीजल के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे तो अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टेशन कास्ट तो बढ़ जाएगी। तो जब ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो कमोडिटीज, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनकी कास्ट जो है वो बढ़ जाएगी। तो उनकी कास्ट बढ़ जाएगी तो वही हो जाएगा कास्ट पुश इन्फ्लेशन। क्या मैंने बताया कि इंक्रीज इन डीजल प्राइसेस की वजह से क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट इंक्रीजेज, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट इंक्रीज होगी तो कोमोडिटीज मतलब वही आपका गुड्स एंड सर्विसेज, फूड, सीरियल, जो भी आपको पल्सेस, कमोडिटीज का प्राइस जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये भी हो गया कास्ट पुश इन्फ्लेशन। क्यों बढ़ा यहां पे इस बार, क्यों प्राइस राइज हुआ, क्योंकि डीजल के प्राइसेस इंक्रीज हो गए। अब डीजल इन्फ्लेशन के साथ कैसे लिंक्ड हो रही है बता दिया ना मैंने आपको कि डीजल का प्राइस बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ेगी तो जो सेलर होगा वो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट को इंक्लूड करके बेचेगा। ऐसा नहीं है कि वो जिस प्राइस से, जिस मतलब प्राइस से वो दिल्ली से उठा रहा है उसी प्राइस पे वो आपको तो किसी दूसरे स्टेट में जहाँ पे वो ला रहा है, सपोज जम्मू में या अदर हरियाणा में, पंजाब में अगर वो ला रहा है तो उसी प्राइस पे बेचेगा। नहीं, वो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट को इंक्लूड करके अपना मार्जिन ऊपर लगा के तो फिर आपको बेचेगा। आई होप यहाँ तक भी आपको क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ इंक्रीज इन इम्पोर्ट कास्ट। क्या,
इंक्रीज इन इंपोर्ट। आई होप कि आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का तो पता ही होगा। इंपोर्ट अगर मैं कोई भी चीज़ बाहर से मंगवा रहा हूँ, हमारी कंट्री कोई भी मोस्टली हम मतलब बाहर से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम कोई भी चीज़ बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो अगर वो उस इंपोर्टेशन की कास्ट ही ज़्यादा है, उस रॉ मटेरियल की कास्ट ही ज़्यादा है, तो उस रॉ मटेरियल से जो यहाँ पे हम प्रोडक्ट बनाएंगे, जहाँ पे जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे उसकी कास्ट अल्टीमेटली ज़्यादा होगी। तो अल्टीमेटली ज़्यादा होगी तो उसका प्राइस अल्टीमेटली फिर फाइनली ज़्यादा होगा ही होगा। तो इट आल्सो कम्स अंडर कास्ट पुश इन्फ्लेशन। तो मतलब इंक्रीज इन इंपोर्ट कास्ट मीन्स कि जो रॉ मटेरियल आपने बाहर से इंपोर्ट किया, क्या उसका प्राइस क्या होगा, उसका प्राइस क्या होगा अगर हाई है, अगर प्राइस क्या होगा हाई है, तो फाइनल प्रोडक्ट जो होगा, क्या फाइनल प्रोडक्ट जो होगा उसकी कास्ट भी हाई होगी, उसकी कास्ट भी क्या होगी, हाई होगी। तो इट आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कास्ट पुश इन्फ्लेशन। ऐसा मेंस में भी अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा ना कि कैसे कैसे रीजन हैं क्यों इन्फ्लेशन जो है वो मार्केट में हो सकती है, तो आप ऐसे अलग अलग अगर एक एक को मेंशन के डिमांड में ये वाले फैक्टर आते हैं, कास्ट पुश में ये वाले फैक्टर्स आते हैं, तो आई होप यू विल फेच गुड मार्क्स इन योर आंसर, मतलब आपको अपने उस आंसर्स में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद देखिए रीसेंट अगर मैं बता देता हूं कि रीसेंट राइज ऑफ प्राइस जो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का वो क्यों है, तो देखिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूं। एक हो गया कोविड-19, कोविड-19 की वजह से टोटली मतलब आपका सप्लाई साइड डिसरप्शन हो गया, मार्केट ठप हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिल्कुल डाउन हो गई, तो कोविड-19 की वजह से इन्फ्लेशन हो गया। उसके बाद रशियन इन्वेजन, रशियन इन्वेजन, ठीक है ना, रशिया का अटैक कहां पे, यूक्रेन के ऊपर, कहां पे, यूक्रेन के ऊपर, उसकी वजह से भी क्रूड प्राइसेस, क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन हो गई। तो ये कुछ जो थे मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं कि रिसेंट जो राइज ऑफ प्राइस हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं। तो आई होप यहां तक तो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, फिर से बोलूंगा, अगर नहीं समझ आया ना एक बार इन चीजों को दोबारा देख लीजिए। इन्फ्लेशन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना कि हर पेपर में आपको देखने का मिलेगा। और जो बच्चा जो मतलब स्टेट पीसीएस का लिख रहा है, बच्चा इस वीडियोस को देख रहा है या यूपीएससी वाला देख रहा है, तो वो ये मान लीजिए कि ये मेंस में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसके सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा हैं इस टॉपिक के हमारे एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से, तो इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, फॉरएवर मुझे याद रखेंगे आप। अब नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। लेकिन उससे पहले मैं इसको जस्ट इरेज करूँ आपके सामने टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। मैं इसको एक ऐसा फ्लो चार्ट बनाऊंगा ना, क्योंकि ये वाली टर्म्स पेपर में आती रहती हैं और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कहाँ से आ गया, हमने जो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ी थी ये तो कुछ और आया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो जस्ट बने रहिए नेक्स्ट 10 मिनट मेरे साथ, तो मैं आपको बताऊंगा कि इन्फ्लेशन की टाइप्स को पढ़ते कैसे हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ। सबसे पहले आपके साथ में डिस्कस करूंगा क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्या इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, INFLATION। देखिए अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो मैं बोल रहा हूं, मेरा ध्यान वो बोलने वाली तरफ भी है, तो प्लीज डोंट माइंड। तो अब देखिए क्रीपिंग इन्फ्लेशन की बात करता हूं। उससे पहले अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं या नॉन साइंसेस भी हैं, देखिए क्रीपर्स आपने कभी पढ़ा है, बॉटनी में पढ़ा होगा क्रीपर्स, या एनिमल्स के केसेस में आपने रेप्टाइल्स पढ़ा होगा। रेप्टाइल्स वो होते हैं जो ऐसे क्रॉल करके चलते हैं, फॉर एग्जांपल आपका स्नेक हो गया, लिजर्ड हो गया, और क्रीपर्स वो हो गए कि मतलब ऐसी बिल्लें जो बिल्कुल जमीन के साथ रिंग रिंग के चलती हैं, मतलब बिल्कुल चिपक के चलती हैं, उनको हम बोलते हैं क्रीपर्स। तो वो के क्रीपर्स। और रेप्टाइल्स मैंने आपको बता दिया कि मतलब ऐसे एनिमल जो बिल्कुल क्रॉल करके चलते हैं, चिपक के जमीन के साथ चलते हैं, स्नेक और लिजर्ड हो गया आपका। लेकिन यहाँ पे क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, मैं साथ साथ में चीज़ें आपको बताता रहूँगा, ठीक है ना, ताकि आपको अगर मैं मल्टीपल टाइम चीज़ें रिपीट करता रहूँगा तो आपको ऐसे ही भी याद हो जाएंगी। तो देखिए क्रीपिंग इन्फ्लेशन में अगर प्राइस, अगर इन्फ्लेशन मार्केट में अगर प्राइस राइज हो रहा है कितना, कि लेस देन 3%, कितना, लेस देन 3%, या यू कैन से दैट कि इक्वल टू 3%, इक्वल टू 3%, तो उसको हम बोलेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन। आई होप ये परसेंट तो आपको पता ही होगा। फॉर एग्जांपल देखिए 1% पता कितना होता है, अगर ये मेरे पास 100 है तो अगर कोई मुझे बोले 100 का 10% कितना होगा, तो मैं इस लास्ट के डिजिट को अगर छोड़ के तो यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा ना, तो ये हो जाना है 10%। क्या हो जाना है, 10%। अगर कोई मुझे पूछेगा ना कि इस 100 का आप मुझे ये बताओ कि इसका 1% कितना होता है, तो लास्ट के 2 डिजिट छोड़ के मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा ना, तो 1 जो होगा वो इसका 1% हो जाएगा। अगर कोई मुझे पूछेगा ना 567 का 10% कितना होगा, तो मैं यहाँ पे एक डिजिट को छोड़ के तो पॉइंट लगा दूंगा ना, तो ये 10% हो जाएगा। 56.7 ये 10% हो जाएगा। और अगर 1% पूछूंगा तो मैं वो 5.671% हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे देखिए अगर जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन में क्या होगा कि अगर प्राइसेस राइज हो रहे हैं लेस देन 3% और इक्वल टू 3% किसी भी कमोडिटीज के, किसी भी फूड आइटम के, सीरियल्स के, पल्सेस के, उसको हम बोलेंगे क्रीपिंग
क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, समझ आ गया। सेकंड चीज आप याद रखिए इसी के साथ साथ वॉकिंग इन्फ्लेशन, कौन सी, वॉकिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, वॉकिंग इन्फ्लेशन सेकंड कौन सी आ जाएगी आपकी, वॉकिंग इन्फ्लेशन। तो वॉकिंग इन्फ्लेशन में देखिए अगर प्राइस कितना राइज हो 3 to 10%, कितना 3 to 10%, अगर प्राइस राइज हो किसी भी कमोडिटी का, अगर प्राइस इंक्रीज हो किसी भी कमोडिटी का, उसको हम बोलेंगे वॉकिंग इन्फ्लेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, वॉकिंग। इस क्रीपिंग को माइल्ड इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइल्ड इन्फ्लेशन, क्या बोलते हैं, माइल्ड इन्फ्लेशन। और वॉकिंग इन्फ्लेशन कौन सा होगा, 3 to 10%, अगर प्राइस मतलब ऑफ एनी कमोडिटी गेट्स इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड एज वॉकिंग इन्फ्लेशन, वो कौन सा हो जाएगा, वॉकिंग। नेक्स्ट वन आ जाएगा आपका गैलोपिंग, GALLOPING, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। देखिए अगर प्राइसेस जो हैं वो राइज हो रहे हैं ग्रेटर देन 10%, कितना, अगर प्राइस किसी भी कमोडिटी का राइज हो रहा है ग्रेटर देन 10%, ये ग्रेटर का सिंबल है, ये वाला लेस देन का सिंबल है, तो ग्रेटर देन 10% अगर राइज हो रहा है किसी भी कमोडिटी का, वो हो जाएगा आपका गैलोपिंग इन्फ्लेशन। नेक्स्ट वन आ जाएगा आपका कौन सा, हाइपर इन्फ्लेशन, कौन सा, हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है, देखिए कि हाइपर इन्फ्लेशन में होता है कि जब अगर प्राइस राइज हो जाए ग्रेटर देन 50%, मतलब अगर कोई आइटम 100 रुपीज की मिल रही है तो उसका प्राइस अब मतलब 150 हो जाए या 160 हो जाए, 160 हो जाएगा तो इट मींस उसका 60% उसके प्राइस में इंक्रीज हो गया। तो अगर वो मोर देन 50% अगर प्राइस में इंक्रीज आ जाए तो उस इन्फ्लेशन को हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। ये 2008 में आपको जिम्बाब्वे में देखने को मिलेगी, जिम्बाब्वे में हुई थी। इसका दो रीजंस, आपने कास्ट पुश इन्फ्लेशन और दूसरा कौन सा था, डिमांड पुल इन्फ्लेशन पढ़ भी लिया है ना, लेकिन इसके दो अपने रीजंस भी होते हैं। एक, जब भी कंट्री के जो सिटीजन्स हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं, ठीक है ना, उसके जो सिटीजन्स पीपल जो वहां के हैं, वो क्या करें कि लूज करें फेथ ऑन द कंट्री करेंसी, ठीक है ना, व्हेन द सिटीजन्स, मैं ऐसे यहां पे लिख देता हूं, सिटीजन्स लूज फेथ ऑन कंट्री करेंसी, जब मतलब वो अपनी कंट्री की करेंसी के, सपोज इंडिया में हमारी रुपी है तो हमें रुपी के ऊपर कोई भरोसा ही ना रहे, हमें इसके ऊपर कोई फेथ ही ना रहे, हम डॉलर्स को लें, डॉलर से चीज़ों को खरीदें, तो तब क्या हो जाता है आपका हाइपर इन्फ्लेशन, तब क्या हो जाता है आपका हाइपर इन्फ्लेशन। एक चीज़ आपको ये याद रखनी है। और सेकेंड इसमें आ जाता है आपका जो हाइपर इन्फ्लेशन में जो सेकेंड रीज़न था आपका, आई थिंक जस्ट एक सेकेंड मुझे, हाँ सेकंड आ जाएगा कि जब गवर्नमेंट जो है, व्हेन गवर्नमेंट स्टार्ट्स प्रिंटिंग टू मच मनी, जब अगर गवर्नमेंट जो होगा वो बहुत ज्यादा अगर मनी को प्रिंट करने लग जाएगी तो तब भी जो इन्फ्लेशन होगी वो हो जाएगी आपकी हाइपर इन्फ्लेशन। इसके काजेज जो है ना वो डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू व्हाट, एज कम्पेयर टू आपके वो कास्ट पुश या डिमांड पुल के जो भी इन्फ्लेशन है वो भी दो मतलब नो डाउट इसमें इंक्लूड होते हैं। बट एक चीज आपको याद रखनी है कि एक जब भी कंट्री के जो लोग हैं वो अपनी ही करेंसी पे उनका फेथ ना रहे, वो किसी दूसरी कंट्री पे, यूरो पे, पाउंड पे, स्टर्लिंग पे, रेगमिनमी पे या फिर वो जो आपका आ जाएगा डॉलर पे, उनसे प्रोडक्ट्स को खरीदने लग जाएं तो उस वजह से हाइपर इन्फ्लेशन हो सकती है। सेकंड, जब कंट्री जो होगी वो बहुत ज़्यादा मतलब करेंसी को प्रिंट करने लग जाए और उससे बहुत ज़्यादा फिर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे या फिर बहुत सारे वार लाइक मटेरियल खरीदे, ठीक है ना, एमिनिशंस, आर्म्स खरीदे, तो उसकी वजह से भी मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा, तो जिसकी वजह से डिमांड जनरेट हो जाएगी, तो उसकी वजह से भी हाइपर इन्फ्लेशन हो सकती है। कौन सी इन्फ्लेशन हो सकती है? हाइपर इन्फ्लेशन। तो अभी तक मैंने आपको कौन कौन सी बताई हैं? क्रीपिंग इन्फ्लेशन, देन कौन सी बताई आपको? वॉकिंग वाली, थर्ड कौन सी बताई आपको मैंने? गैलोपिंग में, और फोर्थ कौन सी बताई आपको? हाइपर इन्फ्लेशन। ये सारी भी चीज़ें आती हैं नो डाउट, लेकिन ये थोड़ी ना मतलब अगर आप एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो थोड़ा कम वेटेज रखती हैं, थोड़ा कम वेटेज। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा पेपर में आ सकती हैं, लेकिन अभी जो मैं अब बताने जा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप हर एक पेपर में देखेंगे, यूपीएससी से लेके तो बिल्कुल स्टेट का कोई छोटा एग्जाम है उसमें आप देखेंगे, इवन यूपीएससी में तो 10 टाइम पूछ चुके हैं कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है। आई होप कि आप इन चीज़ों को एंजॉय करेंगे और अच्छे से बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है और कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका कोर इन्फ्लेशन, ठीक है, कोर इन्फ्लेशन। उसके बाद आ जाएगा आपका कौन सा? हेडलाइन इन्फ्लेशन, HEAD
HLINE, हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, कौन सी आ जाएगी? हेडलाइन इन्फ्लेशन। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे स्टैगफ्लेशन, STAGFLATION, स्टैगफ्लेशन। अब देखिए, जब हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करें, जब हम इन्फ्लेशन को डिटरमाइन करें, जब हम इन्फ्लेशन को डिटरमाइन करें बाय एक्सक्लूडिंग, बाय EXCLUDING, बाय एक्सक्लूडिंग द प्राइसेस और बाय एक्सक्लूडिंग द वोलाटाइल प्रोडक्ट, बाय एक्सक्लूडिंग द वोलाटाइल प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल ऐसे कौन से होते हैं जो वोलाटाइल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो जल्दी पैरिश हो जाते हैं? फॉर एग्जांपल आपका फूड या एनर्जी। इन चीजों को जब हम एक्सक्लूड करके, ऐसी ही एज इट इज गिवन डेफिनेशन आपको पेपर में आएगी कि जब हम वोलाटाइल प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूड करके इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करेंगे, इन्फ्लेशन को इसको मेयर करेंगे, तो उस इन्फ्लेशन को हम बोलेंगे कोर इन्फ्लेशन। इस कोर इन्फ्लेशन को अंडरलाइन इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। नाम याद रखिएगा, पेपर में आएगा। बाद में मुझे नहीं बोलना कि सर आपने बताया ही नहीं था, ये कुछ आ गया। इसको नॉन फूड इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन फूड इन्फ्लेशन, बिकॉज हमने इसमें जो है वो आपकी फूड को एक्सक्लूड कर दिया, इसमें फूड को हम इंक्लूड नहीं कर रहे। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। उसके बाद देखिए हेडलाइन इन्फ्लेशन, इसमें आपकी सारी की सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। इसमें फूड भी इंक्लूड हो जाएगा, इसमें अदर कमोडिटीज जो होंगी वो भी इंक्लूड हो जाएंगी, वो भी क्या हो जाएंगी? अदर कमोडिटीज भी जो हैं वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। और ये जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, इट गिव्स द बेस्ट पिक्चर ऑफ इन्फ्लेशन। ये इसके लिए आप अगर पॉइंट याद रखेंगे ना तो आपका आंसर निकल जाना है, ये चीज जरूर मेंशन होगी। इट गिव्स द बेस्ट पिक्चर ऑफ इन्फ्लेशन, कि मार्केट में कितनी इन्फ्लेशन है। बेस्ट पिक्चर ऑफ इन्फ्लेशन, बेस्ट पिक्चर ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है ना, कौन सी आ जाएगी आपकी? ये आ जाएगी आपकी हेडलाइन इन्फ्लेशन, जिसमें हम फूड्स एंड अदर आइटम्स भी जो हैं वो भी इंक्लूड करते हैं, फूड्स और अदर आइटम्स भी इंक्लूड करते हैं। तो इट इज, इसमें मतलब आपकी फूड्स भी आ जाएंगी, या फूड की जगह पे आप गुड्स भी बोल सकते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज मतलब सारे के सारे इसमें इंक्लूड होंगे। तो दिस इज योर कौन सा आ जाएगा? हेडलाइन इन्फ्लेशन। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको हर पेपर में देखने को मिलेगी, मैंने यहाँ पे लिखी भी है, आप जाइए पेपर चेक करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गूगल पे लिखिए, इन्फ्लेशन के रिलेटेड आपको स्टैगफ्लेशन जरूर मिलेगी। लेकिन स्टैगफ्लेशन में बड़े मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ दो चीज़ें बताते हैं कि जी अनएम्प्लॉयमेंट अगर होगी मतलब कंट्री के अंदर तो वो स्टैग इन्फ्लेशन का पार्ट होगा। नहीं माई डियर फ्रेंड्स, आप और भी चीज़ें याद रखिए, क्योंकि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं। तो इसमें मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं कि अगर मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या है? बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद क्या है? लो जीडीपी है। क्या है आपकी? लो जीडीपी है। उसके बाद मैं आपको क्या बताता हूं? इन्फ्लेशन भी है। क्या है? इन्फ्लेशन भी है। और उसके बाद है रिसेशन इन मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। रिसेशन, रिसेशन इन मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब बहुत सारे सेक्टर जो हैं उनमें ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ठीक है, रिसेशन है इन मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके बाद यू कैन से दैट कि पोर इंप्लीमेंटेशन, पोर इंप्लीमेंटेशन, IMPLEMENTATION, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है वो अच्छे से अगर इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं तो ये सारी के सारे पार्ट हैं किसके? स्टैगफ्लेशन के। कोई भी इनमें से दो या तीन अगर आपको इस तरीके से स्टेटमेंट में दे के तो पूछा है, फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी यहाँ से ट्रैप डालती है, तो आपको वो स्टैग इन्फ्लेशन ही होगा। वो क्या होगा? स्टैग इन्फ्लेशन। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अनएम्प्लॉयमेंट हो, उसके बाद मतलब हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो, लो जीडीपी हो, जीडीपी स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आई विल डिस्कस इन द अपकमिंग लेक्चर्स, एक बार पढ़ेंगे तो एंजॉय करेंगे। उसके बाद इन्फ्लेशन हो, रिसेशन हो मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, और पोर इंप्लीमेंटेशन हो गवर्नमेंट पॉलिसीज का, वो है पार्ट किसका? स्टैगफ्लेशन। कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, यही मोर और लेस आपको यही मिलनी है। लेकिन मैं अभी आपको दो टर्म्स इन्फ्लेशन के रिलेटेड और बताना चाहूंगा। एक है आपका स्क्यूफ्लेशन। कौन सा? स्क्यूफ्लेशन। कहां पे मैं लिखूं? मैं यहां पे लिखता हूं स्क्यूफ्लेशन, SKEW स्क्यूफ्लेशन। देखिए स्क्यूफ्लेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। स्क्यूफ्लेशन होता है कि प्राइस ऑफ सिंगल कमोडिटी। क्या? प्राइस ऑफ, मैं यहां पे लिख देता हूं प्राइस ऑफ सिंगल कमोडिटी। ठीक है, कमोडिटी, या फिर आप ये बोलें कि ग्रुप ऑफ कमोडिटीज का। क्या? ग्रुप ऑफ कमोडिटीज का अगर प्राइस राइज हो जाता है, अगर प्राइस राइज हो जाता है और ओवरऑल प्राइसेस रिमेन्स स्टेबल, ओवरऑल प्राइसेस रिमेन स्टेबल, वो हो जाएगा आपका स्क्यूफ्लेशन। फॉर एग्जांपल आपने देखा नहीं अक्टूबर और नवंबर के मंथ में आपके ऑनियन के प्राइसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं,
तो मतलब किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गया, बाकी जो कमोडिटीज हैं उनके प्राइसेस रिमेन स्टेबल, तो ऐसी इन्फ्लेशन को हम क्या बोलेंगे? स्क्यूफ्लेशन। क्या बोलेंगे? स्क्यूफ्लेशन। आई होप ये चीज़ आपको याद रहेगी, पक्का पेपर में आनी है। उसके बाद एक टाइप में यहाँ से इसको एरो देके तो यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, वो कौन सी आ जाएगी आपकी? श्रिंकफ्लेशन। SHRINKFLATION, श्रिंकफ्लेशन। आई होप जाएं चेक करें, बुक्स पे देखें, कभी नहीं मिलने वाला आपको। तो श्रिंकफ्लेशन बिल्कुल सिंपल सारी बात, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पहले आप जब छोटे थे, आपने कभी बिस्कुट खाया, आपको 5 रुपए का बिस्कुट मिलता था, उसमें कम से कम 10 या 15 बिस्किट होते थे। आज जो आप 5 रुपए का तो मिलता भी नहीं है, अगर मिलेगा तो सिर्फ उसके बीच में 3 बिस्किट होंगे। तो इट मीन्स क्वांटिटी गेट्स रिड्यूस, प्राइसेस स्टिल रिमेन सेम। क्वांटिटी उस प्रोडक्ट की जो होगी उसके बीच में उनको उन्होंने रिड्यूस कर दिया है, लेकिन उसके बाहर जो एमआरपी है, जो प्राइस है, वो स्टिल रिमेन सेम। ऐसे को बोलते हैं हम क्या? श्रिंकफ्लेशन। जिसमें क्या बोलूंगा कि रिड्यूसिंग द साइज ऑफ प्रोडक्ट। क्या यहां पे मैं लिख देता हूं, चलो, क्या? REDUCING, रिड्यूसिंग द size of product, PRODUCT, reducing the size of product while maintaining its sticker price, while maintaining, MAINTAINING, maintaining its STICKER। आई होप यहाँ तक तो अब तो क्लियर हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। एक बार 2 मिनट में हम इसको क्विक रिवीजन करते हैं। क्रिप्स इन्फ्लेशन, आल्सो कॉल्ड एज माइल्ड इन्फ्लेशन, जिसमें प्राइसेस राइज होते हैं या तो लेस देन 3% या अप टू इक्वल टू 3%। ये पार्ट होंगे किसके? क्रीपिंग इन्फ्लेशन का। सेकंड देखिए आपका वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन में प्राइसेस जो होते हैं वो 3 to 10% इंक्रीज करते हैं किसी भी कमोडिटीज का, उसको हम बोलेंगे वॉकिंग इन्फ्लेशन। लेकिन अगर प्राइसेस राइज कर रहे हैं ग्रेटर देन 10%, वो गैलोपिंग इन्फ्लेशन का पार्ट होंगी। लेकिन अगर मोर देन 50% कर रहे हैं तो हाइपर इन्फ्लेशन का पार्ट होगा। ये 2008 में जिम्बाब्वे में आया। रीजंस क्या? जो पीपल्स जो होते हैं कंट्री के, दे लूज द फेथ ऑन द कंट्री करेंसी, एंड सेकंड गवर्नमेंट प्रिंटिंग टू मच मनी, ठीक है ना, आरबीआई प्रिंट करे बहुत ज़्यादा मनी, तो उसकी वजह से भी जो मार्केट में इन्फ्लेशन हो जाए उसको हम बोलेंगे हाइपर इन्फ्लेशन। मतलब बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल डिजिट में जो है इन्फ्लेशन मार्केट में आ जाती है। देन मैंने पढ़ा कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन में हम सब कुछ करते हैं वैसे ही बाकी की तरह ही मेजर करते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ हम वोलाटाइल प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूड कर देते हैं। जैसे आपका फूड और एनर्जी को हम एक्सक्लूड करके, इनको एक्सक्लूड करके हम इन्फ्लेशन को मेजर करेंगे, तो ये आ जाएगा कोर इन्फ्लेशन का पार्ट। इसको आल्सो नाउन एज अंडरलाइन इन्फ्लेशन या आल्सो नाउन एज नॉन फूड इन्फ्लेशन। नॉन फूड इसलिए बिकॉज फूड इज नॉट इंक्लूडेड इन द कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम दोनों को मतलब पूछते हैं। एक स्टेटमेंट में हेडलाइन इन्फ्लेशन यूपीएससी देता है, एक में देता है कोर इन्फ्लेशन, तो इसकी वो इंटरचेंज करके डेफिनेशन दे देते हैं। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन गिव द एक्चुअल पिक्चर ऑफ इन्फ्लेशन, इसमें ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज कमोडिटीज गेट्स इंक्लूडेड, ठीक है। उसके बाद ये आपको याद होनी चाहिए, और इसमें हम मतलब ऐसा कुछ एक्सक्लूड नहीं करते हैं। उसके बाद आ गया स्टैगफ्लेशन, मतलब हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो कंट्री के अंदर, लो जीडीपी हो, इन्फ्लेशन भी हो, रिसेशन हो, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी सब बंद पड़ी हो, कोई इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो रही हो, और पोर इंप्लीमेंटेशन हो, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट ने एफर्ट लगाए भी हूँ लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो रहा, तो ये सारा का सारा पार्ट होगा किसका? स्टैगफ्लेशन का। वन मोर, स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन मतलब किसी सिंगल कमोडिटी का या ग्रुप ऑफ कमोडिटी का, नॉट ऑल कमोडिटीज की मैं बात नहीं कर रहा माय डियर फ्रेंड। तो देखिए किसी सिंगल कमोडिटी का या ग्रुप ऑफ कमोडिटी का अगर प्राइस जो है वो बढ़ जाता है, फॉर एग्जाम्पल ऑनियन का अक्टूबर नवंबर में मोस्टली बढ़ जाता है, तो ऐसी इन्फ्लेशन को हम स्क्यूफ्लेशन बोलेंगे। और उसके बाद देखिए श्रिंकफ्लेशन, टेढ़ा मेढ़ा लीजिए, जाके लेज लीजिए, आजकल 10 रुपए के पैकेट में बिल्कुल 2 या 4 पीसेस ही होंगे, पहले तो वो भर भर के मिलता था, तो देखिए आज भी 10 रुपए का मिल रहा है, लेकिन बीच में क्वांटिटी गेट्स रिड्यूस, दैट इज द पार्ट ऑफ श्रिंकफ्लेशन। दिस इज ऑल अबाउट माय डियर फ्रेंड्स अबाउट द टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। अभी एक चीज कैसे इसको मेजर करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। अभी इन्फ्लेशन का टॉपिक खत्म नहीं होगा, एक तो इसको कैसे मेजर करते हैं ये मैं आज ही आपको इसी लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है क्वेश्चन मेंस में भी आता है, क्वेश्चन प्री में भी आता है, क्वेश्चन जेके एसएसबी एसएससी सीजीएल एनडीए, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, आप जाइए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चेक कीजिए, आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो उसके बाद इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करते हैं ये चीजें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, लेकिन तब पढ़ाऊंगा कि इस लेक्चर को वॉच करने के बाद आप देखिए अगर आपको समझ आ रहा है तो उसके नीचे आप कमेंट कीजिए कि सर हमें वो वाला लेक्चर भी चाहिए, तो डेफिनेटली मैं आपके लिए वो लेक्चर्स लेके आऊंगा। लेकिन एक चीज आप और भी करेंगे माय डियर फ्रेंड्स कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आपने अपने दोस्तों के साथ ये जरूर शेयर करना है, ठीक है। उससे ये लगेगा कि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिली रहेगी, तो मैं इन चीज़ों को और अच्छे से कवर करूंगा। तो अगर मुझे लगा कि मतलब कुछ फीडबैक अच्छा नहीं आ रहा है तो मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा
मे बी मतलब ऑल दीज थिंग्स आर मतलब अलग अलग चैनल्स पे ये दी हुई होंगी, पढ़ाया हुआ होगा, लेकिन आपको एक ही जगह पे इतना एक्सटेंसिव कवरेज कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको इसी तरीके से स्टडी करनी है मेरे साथ तो 3-4 महीने मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप यूपीएससी का एग्जाम, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम है, आप उसको भी लिखने का मन करेगा आपका कि नहीं मैं तो इस बार बैठूंगा, मुझे मेरे सर ने पढ़ाया है। ठीक है, तो